हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ा था कि ग्रोथ एडाप्टेशन के बारे में कुछ और हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेटाप्लेजिया के बारे में और जो चीज़ें रहती है ग्रोथ एडाप्टेशंस में वो काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि मेटाप्लेजिया कैसे होती है और मेटाप्लेजिया क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मतलब जो मेटाप्लेजिया है ना, मेटाप्लेजिया जब मैंने एक ऑर्गन या सेल के ऊपर मैंने स्ट्रेस को चेंज किया तो उस सेल का जो वन टाइप था, सेल टाइप, ठीक हो गया, वो हमारे पास चेंज होगा किसी और टाइप में। ठीक हो गया, तो एक वन सेल टाइप जो है वो चेंज होगा किसी दूसरे सेल टाइप में, क्योंकि हमने स्ट्रेस को तब्दील किया तो उस सेल की जो टाइप थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो उसको मतलब बर्दाश्त करने के लिए, उसको फेस करने के लिए उस सेल ने अपने आप को तब्दील करना होगा। उसके सेल टाइप को जो है ना उसने बदलना होगा दूसरे सेल टाइप में, ताकि वो अडॉप्ट कर सके, उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया बोलते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिखे मतलब कि हमने चेंज किया स्ट्रेस को एक ऑर्गन के ऊपर, तो हमारे पास उसकी जो सेल टाइप है उसको चेंज करेगा, और उस सेल टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया। सेल टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि मतलब ये कौन से सेल्स को या कौन से जो सरफेस या सेल टाइप की जो सरफेस है उसको इन्वॉल्व करती है। तो हमारे पास चेंज करती है किस चीज़ को? वन टाइप ऑफ सरफेस एपिथेलियम को, और उसको दूसरी एपिथेलियम में चेंज कर देती है। हम इसके एग्जांपल्स अभी पढ़ेंगे, लेकिन एपिथेलियम के बारे में आप लोग थोड़ा सा मतलब आप लोगों को आइडिया हो कि एपिमीन के टॉप और थीलियमीन जो अपर जो सरफेस है या लेयर है, जो जिसने हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स या वहाँ पे जो उसके ऑर्गन्स के सेल सरफेसेस है ना, उस सेल सरफेसेस को, उसके टॉप को जिस लेयर ने मतलब वो किया हुआ है ना, कवर किया हुआ है, लाइन किया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। एपी मीन टॉप, थीलियम मीन लेयर। कि जो बॉडी के सरफेसेस है उसकी जो ऊपर लाइनिंग हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? उस जो जिस टाइप का सेल से बने हुए उसको हम स्पेशल एपिथेलियम का नाम देते हैं। एपिथेलियम की जो टाइप्स है हमारे पास है स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, जो स्क्वेमस में केराटिनाइजिंग, नॉन केराटिनाइजिंग और ये चीज़ है वो हिस्टोलॉजी में हमने पढ़े हैं। और कॉलमनर एपिथेलियम हो गया, और एक है हमारे पास यूरोथेलियल या ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम या सॉरी एपिथेलियम के टाइप्स थे। ठीक हो गया, तो एक मतलब ये किसके इन्वॉल्व करते हैं? सरफेस एपिथेलियम को, कि अगर एक एपिथेलियम था उस पर हमने स्ट्रेस चेंज किया तो वो एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम में चेंज हो गया, तो एक का दूसरे में एपिथेलियम में चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाप्लेजिया बोलते हैं। ठीक हो गया, और ये हमारे पास ज़रूरी है क्योंकि मेटाप्लेजिया जो मेटाप्लास्टिक सेल्स है, मेटाप्लास्टिक सेल्स मतलब कि जो न्यू सेल्स उस स्ट्रेस के खिलाफ बने हुए, ताकि वो हमारे पास बेटर, वो हमारे पास क्या है? हैंडल कर सके, बेटरली हैंडल कर सके वो न्यू स्ट्रेस जो मैंने आप लोगों को बताया कि आया हुआ है, तो उसके जो उस स्ट्रेस को हमारे पास बर्दाश्त कर सके, उसको बेटरली एबल टू हैंडल द न्यू स्ट्रेस। ओके हो गया। यहाँ पे फिर है बेरेट एसोफेगस। एक एग्जांपल यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है कि मतलब जो बेरेट एसोफेगस है ना, आप लोग यहाँ पे देख ले कि मतलब जो एसोफेगस है, ठीक हो गया, तो मतलब ये कि हमारे पास ये डायग्राम्स थोड़े वो है, लेकिन हमारे पास ये क्या है? मतलब स्टोमक है। यहाँ पे जो है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो एपिथेलियम है, ठीक हो गया, यहाँ पे जो लाइनिंग है एपिथेलियम है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास यहाँ पे जो एपिथेलियम है हमारे पास क्या? नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक हो गया, तो नॉर्मली यहाँ पे ये एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो है नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। लेकिन ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, अगर ये हमारे पास प्रॉपरली ये कंट्रैक्ट ना कर सके, प्रॉपरली बंद ना हो, तो यहाँ पे क्या होगी? जो गैस्ट्रिक एसिड है या मतलब गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगी यहाँ पे। इसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं? गट डिजीज। हम जीआईटी में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर यहाँ से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगी ऊपर जाके एसोफेगस में, तो यहाँ पे तो क्या था? नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम था, तो ये नॉर्मल एपिथेलियम तो यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन ये एपिथेलियम इस एसिड्स को या इस जो ये स्ट्रेस आ रहा है, एसिड जो आ रहे हैं वापस स्टोमक से, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्ट्रेस के लिए या इस एसिड्स के लिए खास एपिथेलियम की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे जो नॉन केराटिनाइजिंग एपिथेलियम था, ये हमारे पास एक टाइप है सेल, मतलब एपिथेलियम का एक एक टाइप है, सेल टाइप है। तो हमारे पास किस में चेंज होगा, एक खास एपिथेलियम में, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिलिएटेड म्यूसिन प्रोड्यूसिंग कॉलमनर एपिथेलियम और सेल्स। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो एपिथेलियम है हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टमक में, और ये बेटर है इसके लिए ताकि ये एसिड की जो स्ट्रेस है उसको मतलब उसको बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे एसिड की रिफ्लक्स होगी एसोफेगस में, तो ये जो सेल टाइप है एपिथेलियम का जो टाइप है ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये यहाँ पे चेंज होगा। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको एक और फर्स्ट एड वालों ने एक और नाम भी बोला है, इस खास जो मेटाप्लेजिया इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, क्योंकि जो हमारे पास वहाँ पे एपिथेलियम होता है वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है इसका एपिथेलियम उस खास एपिथेलियम में, ताकि वो एसिड को एब्जॉर्ब कर सके, उस एसिड की स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। ये फर्स्ट एड वाले ने इसको नेम दिया हुआ है। ठीक हो गया। दूसरा, अगर आप लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी में क्या है हमारे पास, रिस्पायरेटरी में जो नॉर्मल एपिथेलियम वो है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक हो गया। लेकिन जब एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, कौन, एक स्मोकर है, तो ये हमारे पास स्मोकिंग की वजह से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, तो ये हमारे पास चेंज होगा, रिप्लेस होगा किस में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। कौन से में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। ठीक हो गया। तो ये भी इसका एक एग्जांपल है, बेरेट एसोफेगस जो आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आप लोगों को बताया रिस्पायरेटरी के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेटाप्लेजिया या और ये चीज़ें जो ग्रोथ एडाप्टेशन ये नहीं है कि मतलब एक चेंज हो गया या साइज इंक्रीज हो गया ये चीज़ें, लेकिन आप लोगों ने इसके बेसिक प्रिंसिपल को याद करना है कि ये मेटाप्लेजिया कैसे होती है। तो बुक में यहाँ पे मेंशन भी है, जो मेटाप्लेजिया है हमारे पास रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स विच देन प्रोड्यूस द न्यू सेल टाइप, कि मतलब यहाँ पे क्या थे, एक रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो सेल ऑलरेडी प्रेजेंट थे यहाँ पे, नॉन केराटिनाइजिंग मतलब एपिथेलियम तो प्रेजेंट था, लेकिन इसमें रीप्रोग्रामिंग हो गई और हमारे पास न्यू सेल टाइप में जो है ना वो तब्दील हो गए। तो इस रीप्रोग्रामिंग स्टेम सेल्स की वजह से हमारे पास क्या होती है, मेटाप्लेजिया होती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है ये हमारे पास लिखा हुआ है कि मेटाप्लेजिया जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन थ्योरी में क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल है। जब हमने रिमूव किया स्ट्रेस को, तो ये मेटाप्लेजिया क्या हो सकती है, अपने आप ख़त्म हो सकती है। अगर हम परस कर ले ये बेरेट एसोफेगस का लिया है या मतलब स्मोकिंग का, तो अगर हमने बेरेट एसोफेगस जो हुआ है गर्ट डिजीज़ से, तो अगर हमने गर्ट को या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को हमने ट्रीट किया, तो जो बेरेट एसोफेगस है हमारे पास रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे है कि मेटाप्लेजिया जो है वो रिवर्सिबल। इसी तरह अगर हमने ट्रीट किया कास को, तो हमारे पास ही वापस जो है वो रिवर्सिबल है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे पास यहाँ एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो अगर स्ट्रेस परसिस्ट रहा, ठीक हो गया, अगर ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस रहा, तो ये जो मेटाप्लेजिया है ये जाएगी कहाँ पे, डिस्प्लेजिया में। और फिर हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेजिया जो है वो प्री कैंसरस सेल, आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो डिस्प्लेजिया है वो प्री कैंसरस सेल्स है। तो ये डिस्प्लेजिया जो है वो फिर कहाँ पे जाएगी, कैंसर में जाएगी। तो मेटाप्लेजिया अगर स्ट्रेस रहा तो डिस्प्लेजिया में जाएगी, और डिस्प्लेजिया से फिर हमारे पास कैंसर में जाएगी। जैसे कि हमारे पास बेरेट एसोफेगस है, अगर मैंने ट्रीट नहीं किया गर्ट को, तो ये हमारे पास किधर जाएगी, एडिनो कार्सिनोमा में, डिस्प्लेजिया में, और फिर हमारे पास एक कैंसर में जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक एक्सेप्शन याद रखनी है, जैसे कि हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, कहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ा था, पीछे हमने हाइपरप्लेजिया में, कि जो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया थी उसमें एक एक्सेप्शन था और वो था BPH। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट। जो फाइब्रोसिस्टिक चेंज आते एपोक्राइन जो ब्रेस्ट में, उसकी टिश्यू में फाइब्रोसिस्टिक चेंज आते हैं, उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट। तो ये हमारे पास कैंसर में नहीं जाती, इसमें रिस्क नहीं है कैंसर की। तो ये वाहिद मेटाप्लेजिया है, एपोक्राइन मेटाप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट, कि ये हमारे पास एक्सेप्शन है कि ये कैंसर में नहीं जाती। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं विटामिन ए डिफिशिएंसी के बारे में। पहले आप लोग ये बात जहन में याद रखें कि जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, इसकी कुछ कंसिक्वेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास क्या थी, विटामिन ए की डिफिशिएंसी, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा,
नाइट ब्लाइंडनेस होगी। क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक हो गया। दूसरी बात, एक हमारे पास क्या कंसिक्वेंस होगा कि हमारे पास क्या होगी? नाइट ब्लाइंडनेस होगी, क्योंकि जो विटामिन ए है ना, ये हमारे पास जो अंदर जो है बॉडी के, वो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम जो है उसको मतलब बरकरार करती है, उसकी सरफेस को जो है ना वो मेंटेन रखती है, डिफ्रेंशिएट करती है। और वो जो खास एपिथेलियम है उसमें एक है कंजक्टिवा कवरिंग ऑफ द आई, जो कंजक्टिवल लेयर है आई का, तो उसको जो है हमारे पास क्या कौन बनाती है? सपोर्ट या मेंटेन करती है? विटामिन ए। ठीक हो गया। हमारे पास अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी आ गई, जो ये थिन स्क्वेमस लाइनिंग है, मतलब जो कंजक्टिवा है, तो उसमें हमारे पास क्या आएगी? चेंज आएगी। तो वो चेंज जो है हमारे पास क्या है? स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम, कि वो हमारे पास जो स्क्वेमस लाइनिंग था कंजक्टिवा का, वो हमारे पास विटामिन ए नहीं रहा, तो वो हमारे पास उसमें केराटिनाइजिंग होगी, और वो हमारे पास किस चीज़ में चेंज होगी? स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइजिंग स्क्वेमस एपिथेलियम में। और उस जो चेंज है उसको हम बोलते हैं केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया का सिंपल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि थिकनेस ऑफ कंजक्टिवा, कि वहाँ पे वाइट आउट स्पॉट और ये चीज़ें होंगी। तो मैं आप लोगों को आगे डायग्राम में भी बता देता हूँ। ठीक हो गया। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से ये चीज़ हो सकती है। पहले फिर आप लोगों को ये भी बता दूं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी जो है ये एक ल्यूकीमिया है, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, उसके साथ जो है एसोसिएशन इसकी है, क्योंकि वहाँ पे होती है 15 to 17 ट्रांसलोकेशन। क्या होती है हमारे पास? जो एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होती है? यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होती है 15 to 17 ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक हो गया। ट्रांसलोकेशन कि मतलब क्रोमोसोम की 15 to 17 क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन होती है। तो इस ट्रांसलोकेशन में हमारे पास ये होता है कि एक रिसेप्टर है जो हमारे पास विटामिन ए के लिए, वो जो रिसेप्टर है उसकी डिफिशियंसी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन ए रिसेप्टर्स। सही है। तो ये जो विटामिन ए रिसेप्टर है उसमें हमारे पास क्या होता है? म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी आती है। क्या? डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये भी आप लोग याद रखें कि अगर हमारे पास एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? एट्रा। एट्रा, और एट्रा का मतलब है ऑल ट्रांस रिटनोइक एसिड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? एक डिराइवेटिव है विटामिन ए का, और ये हम एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में देते हैं, क्योंकि वहाँ पे विटामिन ए की डिफिशियंसी आती है। इसलिए आती है कि वहाँ पे जो रिसेप्टर्स है उसमें म्यूटेशन होती है, क्योंकि उसका जो जीन है वहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 15 to उसमें जो 15 to 17 ट्रांसलोकेशन होती है, और उस ट्रांसलोकेशन की वजह से हमारे पास म्यूटेशन ऑफ विटामिन ए रिसेप्टर होती है और विटामिन ए की डिफिशियंसी आती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था? ये विटामिन ए की जो मेटाप्लेजिया होती है, जो एग्जाम्पल था यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया, थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक हो गया। इसके बाद है मेसेनकाइमल कनेक्ट, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। मेसेनकाइमल जो टिश्यूज हमारे पास में है, बोन, ब्लड वेसल्स है, फैट्स है, कार्टिलेज और ईटीसी। तो इस कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास मेटाप्लेजिया होती है। ठीक हो गया। इन लोगों ने बेस्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है मायोसाइटस आसिफिकेंस। मायोसाइटस आसिफिकेंस। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दूं कि ये जो मायोसाइटस आसिफिकेंस है ना, जिसका मतलब ये है, आप लोगों ने इस वर्ड को थोड़ा सा जो है ऑसिफिकेंस। ठीक हो गया। तो ये जो मायोसाइटस ऑसिफिकेंस है ना, इसका मतलब ये कि अगर स्केलेटल मसल है उसमें क्या हो गई? मतलब एक ट्रॉमा हो गया। क्या? ट्रॉमा। और जब ये हील होगी, ट्रॉमा के बाद इसकी हीलिंग होगी, तो इसके अंदर होती है क्या? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कि उसके कुछ पार्ट में वो बोन की फॉर्मेशन होती है। तो इसको हम बोलते हैं मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, और ये मेसेनकाइमल या कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया का एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। तो एक मसल मतलब ट्रामा हो गया, उसके बाद वो हील हो गए, तो उस हीलिंग के दौरान उसके अंदर जो है क्या होंगे? बोन की फॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये थे ऑल अबाउट मेटाप्लेजिया के। हम आज पढ़ते हैं इसके बाद डिस्प्लेजिया के बारे में। डिस्प्लेजिया के बारे में आप लोग ये याद रखें कि मतलब जो डिस्प्लेजिया है ना, ये डिसऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ है, और इसको हम मतलब ज़्यादातर ये समझते हैं कि क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ प्री कैंसरस सेल्स की, मतलब कैंसर से पहले जो सेल्स बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेजिया बोलते हैं। ठीक हो गया। ये आप लोग याद रखें कि जो डिस्प्लेजिया है ना, डिस्प्लेजिया, इसमें जो हमारे पास, अगर ये आप लोग देख ले, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है? सही है। तो ये हमारे पास अगर ये मतलब ये है डिस्प्लेजिया। इसमें मैंने आप लोगों को ये बताना है कि जो
जो सेल की जो साइज़ है ना और शेप है, उसमें हमारे पास क्या होता है, जो यूनिफॉर्मिटी है ना वो लॉस हो जाती है। कि मतलब ये यहाँ पे ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर नीचे, तो ये डिसऑर्गेनाइज या डिसऑर्डर हो जाता है। क्या इसका जो सेल का साइज़ है या शेप है, तो उसमें जो यूनिफॉर्मिटी थी वो लॉस हो जाती है। तो ये डिस्प्लेजिया का करेक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ या प्री कैंसर एपिथेलियल सेल ग्रोथ, इसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना कि डिस्प्लेजिया क्या चीज़ है, डिस्प्लेजिया ये हमारे पास है डिसऑर्डर प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल ग्रोथ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेजिया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स है आप लोग यहाँ पे याद रखें कि इन लोगों ने लिया हुआ है कि सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, मतलब सर्विक्स में जो न्यूप्लेजिया होती है, इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, CIN1, CIN2, CIN3 इसके जो फिर टाइप्स है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो खास जो सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया है, इसको हम, ये बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का, डिस्प्लेजिया का। ठीक हो गया। और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेजिया को। ठीक हो गया। और जो हमारे पास है उसके अलावा ये बात आप लोग याद रखें कि जो डिस्प्लेजिया होती कैसी है, कि अगर हमारे पास ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया से भी हो सकती है, क्योंकि हमने पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के बारे में पढ़ा था कि वो हमारे पास किधर जाएगी, डिस्प्लेजिया में, और डिस्प्लेजिया फिर जाएगी हमारे पास किस में, कैंसर में। तो उसमें था हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, फिर वो डिस्प्लेजिया में जाएगी, और फिर उस हमारे पास बाद में कार्सिनोमा में चली जाएगी। और इस तरह अगर हमारे पास परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया रहा, अगर हमने बेरेट एसोफेगस की जो काज थी हमने ट्रीट नहीं किया, तो बेरेट एसोफेगस मेटाप्लेजिया किधर में जाएगी, डिस्प्लेजिया में जाएगी, और फिर हमारे पास आगे जाएगी किसमें, के कार्सिनोमा में जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन आप लोग याद रखें जो डिस्प्लेजिया है थ्योरेटिकली ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक हो गया। अगर हमने स्ट्रेस को ख़त्म कर दिया तो डिस्प्लेजिया, मतलब हमारे पास अगर स्ट्रेस ख़त्म हो गया तो डिस्प्लेजिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेस परसिस्ट रहा तो ये डिस्प्लेजिया किधर जाएगी, कार्सिनोमा में जाएगी। सही है। फिर इसके बाद है हमारे पास एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया। ये हमारे पास ट्रू ग्रोथ एडाप्टेशन नहीं, लेकिन खैर ये टॉपिक्स चल रही है तो इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं ये चीज़ें। एप्लेजिया जो है और हाइपोप्लेजिया, इस चीज़ के बारे में आप सिंपल ये याद रखें कि जो एप्लेजिया है ना, ये हमारे पास क्या है, फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस की, मतलब अगर एम्ब्रियो की जो मतलब बन रही है उसकी जो वहाँ पे जो है ना एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पे अगर सेल की प्रोडक्शन जो है वो हो ना जाए, वो मिसिंग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लेजिया। उसका जो बेस्ट एग्जांपल है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, कि मतलब हमारे पास जो किडनी है वो क्या होगी, यूनिलेटरल होगी हमारे पास, उसमें एक जो है वो मिसिंग होगी। ठीक हो गया। क्योंकि उसमें सेल प्रोडक्शन की फेलियर होगी, उसको हम बेस्ट एग्जांपल ये है एप्लेजिया का। फिर हाइपोप्लेजिया क्या चीज़ है, हाइपोप्लेजिया हमारे पास है जो सेल की प्रोडक्शन तो होगी लेकिन वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका जो हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है स्ट्रीक ओवरी, और जो स्ट्रीक ओवरी जो है वो हमारे पास किस के साथ एसोसिएटेड है, टर्नर सिंड्रोम के साथ। तो ये हमारे पास क्या थी, ग्रोथ एडाप्टेशंस। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा सा ये एग्जांपल्स जो है ये जो ये केराटोमलेशिया की है, कि यहाँ पे क्या है, विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से केराटोमलेशिया हो गया है, थिकनिंग ऑफ द कंजक्टाइवल लेयर। और ये जो आप लोगों को ये है ना, ये चीज़ यहाँ पे वाइट दी हुई है, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। जो वाइट यहाँ पे जो आया हुआ है ना ये पिक्चर, तो ये क्या है, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस, के मतलब मसल की ट्रामा हुई थी और फिर वो हीलिंग के अंदर उस मसल के अंदर बोन की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये हमारे पास क्या है, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस है। क्या, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। और ये मेसेनकाइमल या कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया का बेस्ट एग्जांपल है। तो ये था ग्रोथ एडाप्टेशंस। इंशाल्लाह न्यू जो लेक्चर है सेल इंजरी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।